नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था, लेकिन जिसकी असली लड़ाई शायद उसके अपने मन के भीतर चल रही थी। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की और उनके निजी नोट्स, जिन्हें आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। जी। हमारे पास है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की ई बुक, जिसमें न सिर्फ मेडिटेशंस का परिचय है बल्कि मार्कस के कुछ निजी पत्र भी शामिल हैं। हाँ, ये पत्र भी काफी दिलचस्प है। तो हमारा इरादा है इस सम्राट के विचारों की गहराई में उतरना, ये समझना कि कैसे भयानक युद्धों, महामारी और निजी त्रासदियों के बीच उन्होंने स्टोइक दर्शन के जरिए खुद को संभाला। और ये बहुत जरूरी है समझना। और क्यों एक सम्राट के खुद के लिए लिखे गए ये नोट्स आज भी इतने मायने रखते हैं। जरा सोचिए, एक राजा जो सोने के महल में नहीं, अपने विचारों की दुनिया में जवाब तलाश रहा था। वो कोई शांति काल नहीं था, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात तो है। साम्राज्य पर लगातार हमले हो रहे थे, अंदरूनी बगावतें थी, प्लेग फैला हुआ था, अकाल पड़ा था। इन्हीं मुश्किल हालात ने उनके विचारों को वो शक्ल दी जिसे हम मेडिटेशंस में पढ़ते हैं। सही। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये जिंदगी जीने का तरीका था, एक जरूरत बन गई थी उनके लिए। तो चलिए पहले उस इंसान को जानते हैं जो इन विचारों के पीछे था, मार्कस ऑरेलियस, जिनका असली नाम एनियस वेरस था। हाँ। 121 ईस्वी में रोम के एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुए। जी, कम उम्र में पिता गुजर गए थे, तो उनका पालन पोषण उनके दादा ने किया। अच्छा। और उन्होंने खुद लिखा है कि दादा से उन्होंने गुस्सा न करना और विनम्रता सीखी। हाँ, ये उन्होंने मेडिटेशंस के शुरू में लिखा है। और सम्राट हेड्रियन ने उन्हें बचपन में ही पहचान लिया था, कुछ वेरिसिमस कहा था। हाँ बिल्कुल, वेरिसिमस, जिसका मतलब है उनके नाम वेरिस, जिसका मतलब सच्चा होता है, उससे भी ज्यादा सच्चा। कमाल है। तो मतलब बचपन से ही उन पर नजर थी। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ध्यान से करवाई गई। उस समय के बेहतरीन शिक्षकों से पढ़वाया गया। स्टोइक दर्शन की तरफ झुकाव बचपन से ही था। हाँ, खासतौर पर स्टोइक दर्शन की तरफ उनका गहरा झुकाव हुआ। उन्हें सादगी, मेहनत और विलासिता से दूर रहना सिखाया गया। कहते हैं शरीर से थोड़े कमजोर थे शुरू में। हाँ, कहा जाता है कि उनका शरीर शुरू में कमजोर था, लेकिन उन्हें शारीरिक मेहनत जैसे कुश्ती और शिकार, इनके जरिए मजबूत बनाया गया। दिलचस्प। और एक बात और थी ना, वो सर्कस वाले खेलों से दूर रहते थे। हाँ, ये भी दिलचस्प है। उस जमाने में रोम में सर्कस के खेलों और अलग अलग टीमों जैसे प्रासीनी और वेनेटी को लेकर जबरदस्त जुनून था। हाँ। फिर आया 161 ईस्वी। सम्राट एंटोनिनस पायस की मृत्यु हुई और मार्कस लूसियस वेरस के साथ मिलकर सम्राट बने। जी, सह सम्राट। लेकिन ताज पहनते ही मुश्किलें शुरू, चारों तरफ से। बिल्कुल। पूर्व में पार्थिया साम्राज्य के साथ युद्ध छिड़ गया। लूसियस वेरस सेना लेकर गए भी। हाँ, पर सुना है वो खुद तो कुछ और ही कर रहे थे। हाँ, कहा जाता है कि वो खुद तो ऐशो आराम में ज्यादा व्यस्त रहे, जबकि उनके सेनापति लड़ते रहे और रोम में भी हालात बिगड़ गए थे। अच्छा, रोम में क्या हुआ? वेरस की सेना जब पूर्व से लौटी तो अपने साथ भयानक प्लेग ले आई। इसने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। ओहो। उसी समय बाढ़ आई, अनाज बर्बाद हुआ और अकाल पड़ गया। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। हाँ, मतलब एक के बाद एक मुसीबत। हालात इतने खराब थे कि मार्कस को जरूरतों को पूरा करने के लिए शाही खजाने के जवाहरात तक बेचने पड़े। बाप रे। और इसके बाद उत्तर में मार्कोमन्नी और क्वाडी जैसे कबीलों के साथ लंबा और थका देने वाला युद्ध शुरू हुआ, जिनका जिक्र मेडिटेशंस में भी आता है। हाँ बिल्कुल। और इसी दौरान 169 ईस्वी में उनके सह सम्राट लूसियस वेरस की भी मौत हो गई। तो वो अकेले रह गए। और यहीं पे वो थंडरिंग लीजन वाली कहानी है क्या? हाँ, वो 174 ईस्वी की बात है। क्वाडी के खिलाफ लड़ाई में जब रोमन सेना पानी की कमी से हारने की कगार पर थी, कहते हैं अचानक जोरदार तूफान आया, बारिश हुई और बिजली कड़की। अच्छा। दुश्मन डर गए और रोमन सेना बच गई। बाद में कुछ ईसाई लेखकों ने दावा किया कि ये उनकी प्रार्थनाओं का असर था। हालांकि ये नाम थंडरिंग लीजन शायद पहले से मौजूद था, लेकिन ये घटना बताती है कि वो दौर कितना मुश्किल था और लोग कैसे उम्मीद या दैवीय मदद की तलाश में थे। सही बात है। लेकिन मार्कस सिर्फ लड़ ही नहीं रहे थे, वो प्रशासन भी देख रहे थे। बिल्कुल, वो सिर्फ एक योद्धा सम्राट नहीं थे, वो एक काबिल प्रशासक भी थे। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सुधारा, कमजोरों और गुलामों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए और बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ किया था। हाँ, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए फंड स्थापित किए। मगर उनके शासनकाल पर एक दाग भी माना जाता है, ईसाइयों के प्रति उनका रवैया।
हाँ, ये बात आती है। जस्टिन मार्टर और पॉलीकार्प जैसे लोग। जी, उनके समय में इन प्रमुख ईसाइयों को मौत की सजा दी गई। ऐसा लगता है कि उन्होंने ईसाइयों के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई नकारात्मक बातों पर यकीन कर लिया, जो उनके दर्शन के हिसाब से थोड़ी अजीब बात लगती है। हाँ, एक शासक के तौर पर जिसका स्टोइक दर्शन उसे सत्य और न्याय की खोज करना सिखाता है, ये एक गंभीर चूक मानी जा सकती है। और निजी जीवन, वो भी आसान नहीं था शायद। बिल्कुल नहीं। अपनी पत्नी फॉस्टिना और बच्चों से उन्हें बेहद प्यार था, लेकिन उनके कई बच्चे बचपन में ही गुजर गए। ओह, उनका इकलौता बेटा जो बड़ा हुआ, कॉमोडस, वो उनके बिल्कुल विपरीत निकला। बाद में एक बेहद क्रूर और नालायक शासक साबित हुआ। हाँ, उसने तो सब बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, मार्कस की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और पत्नी फॉस्टिना पर भी बेवफाई के और एक विद्रोही गवर्नर एविडियस कैसियस का साथ देने के आरोप लगे थे। लेकिन सबूत नहीं थे शायद। हाँ, इसके पक्के सबूत नहीं है और इन आरोपों के बावजूद मार्कस का अपनी पत्नी के प्रति स्नेह बना रहा, जैसा वो लिखते भी हैं। तो कुल मिलाकर मार्कस ऑरेलियस का जीवन विरोधाभासों का संगम था। वो शांति चाहते थे पर उन्हें लगातार युद्ध लड़ने पड़े। वो सम्राट थे पर सादगी पसंद करते थे। एक समर्पित पिता जिन्हें या तो अपने बच्चे खोने पड़े या निराशा मिली। सही कहा। और उनकी मृत्यु भी 180 ईस्वी में राजधानी से दूर पन्नोनिया में एक सैन्य अभियान के दौरान हुई। तो इतने सारे बाहरी दबाव, इतनी उथल-पुथल, इतना नुकसान, कोई इंसान कैसे इनसे जूझ सकता है? यहीं पर शायद स्टोइक दर्शन काम आया होगा। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर मार्कस के लिए स्टोइक दर्शन एक सहारे की तरह सामने आता है। तो आखिर ये स्टोइकवाद है क्या, जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया? थोड़ा इस पर बात करें। इसका मूल लक्ष्य था प्रकृति या तर्क, जिसे वो लोगोस कहते थे, उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना। प्रकृति के अनुरूप जीना। हाँ, उनका मानना था कि पूरा ब्रह्मांड एक तर्कसंगत व्यवस्था है और इंसान की आत्मा उसी का एक अंश है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है तर्क का इस्तेमाल करके सद्गुणी जीवन जीना और समाज की भलाई में योगदान देना। और उनकी सबसे दिलचस्प बात ये थी कि असली खुशी या दुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। बिल्कुल सही। उनके लिए सेहत, दौलत, शोहरत, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी, ये सब इनडिफरेंट यानी उदासीन चीजें थीं। उदासीन मतलब ना अच्छी ना बुरी। ये तो बस वो परिस्थितियां थीं जिनमें हमें अपने सद्गुण जैसे कि न्याय, साहस, संयम और विवेक, इनका अभ्यास करना था। अच्छा, तो असली खुशी सद्गुण में थी और असली दुख दुर्गुण में। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें उन चीजों में फर्क करना सीखना चाहिए जो हमारे वश में है और जो नहीं है। ये बहुत अहम है। क्या हमारे वश में है? हमारे वश में है हमारी अपनी सोच, हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, और हमारे वश में क्या नहीं है? बाहरी घटनाएं? हाँ, बाहरी घटनाएं, दूसरे लोगों का व्यवहार, हमारी सेहत, हमारी प्रतिष्ठा। स्टोइक्स कहते थे कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उसी पर लगानी चाहिए जो हमारे वश में है, यानी अपनी भीतरी दुनिया को सुधारने पर। और बाहरी घटनाओं को स्वीकार करना। हाँ, बाहरी घटनाओं को वैसे ही स्वीकार करना सीखना चाहिए जैसे वो हैं, बिना ज्यादा परेशान हुए। ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके कंधों पर पूरे साम्राज्य का बोझ हो और जिसके आसपास लगातार बुरी खबरें आ रही हों। बिल्कुल। तो क्या मेडिटेशंस इसी फलसफे को लागू करने का उनका तरीका था, एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड? हाँ, काफी हद तक। मेडिटेशंस कोई व्यवस्थित दार्शनिक ग्रंथ नहीं है जो दूसरों को पढ़ाने के लिए लिखा गया हो। ये उनकी निजी नोट्स हैं, खुद से की गई बातें हैं, आत्ममंथन है। पर्सनल डायरी जैसा? हाँ, एक तरह से ऐसा लगता है जैसे वो रोजमर्रा की घटनाओं, अपनी भावनाओं और अपनी कमजोरियों पर स्टोइक सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद को याद दिला रहे थे कि कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। इसकी तुलना अक्सर मध्यकालीन ईसाई कृति इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट से की जाती है। हाँ, की जाती है, क्योंकि दोनों में आत्म अनुशासन, आत्म परीक्षा और दुनियावी चीजों से डिटैचमेंट, मतलब अनासक्ति की बात है। लेकिन फर्क भी है। हाँ, एक बड़ा फर्क है। जहाँ ईसाई दर्शन ईश्वर पर निर्भरता और विनम्रता पर जोर देता है, वहीं मार्कस का स्टोइक नजरिया आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति पर केंद्रित है। वो अपनी गलतियों को देखते हैं लेकिन खुद से नफरत नहीं करते, बल्कि सुधार की कोशिश करते हैं। मेडिटेशंस की सबसे बड़ी खूबी उसकी ईमानदारी और बेबाकी है।
मार्कस कोई संत होने का दिखावा नहीं कर रहे। अच्छा। वो अपनी झुंझलाहट, अपनी थकान, अपनी शंकाएं भी जाहिर करते हैं, लेकिन फिर फौरन खुद को स्टोइक सिद्धांतों की याद दिलाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे वो लिखते हैं कि दूसरों की गलतियों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानतावश ऐसा कर रहे हैं। वो ये भी लिखते हैं कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद उनके जैसे ना बने। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। और जब गवर्नर एविडियस कैसियस ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, तो मार्कस की प्रतिक्रिया इसी सोच का सबूत थी। वो चाहते थे कि कैसियस को पकड़ा जाए ताकि वो उसे माफ कर सकें, ना कि सजा दें। कमाल है। और उन्होंने खुशी की परिभाषा भी बहुत सीधी रखी थी। हाँ, एक जगह वो लिखते हैं, जीवन की खुशी किसमें है? एक ही चीज में, नेक इरादे और नेक काम। और ये बात वो शख्स लिख रहा था जिसके पास दुनिया की सारी दौलत और ताकत थी। बिल्कुल। जहां तक मृत्यु और उसके बाद के जीवन का सवाल है, मार्कस का नजरिया थोड़ा मिला जुला सा लगता है। अच्छा। स्टोइक होने के नाते उन्हें लगता था कि मृत्यु के बाद आत्मा शायद ब्रह्मांडीय चेतना में वापस विलीन हो जाएगी। व्यक्तिगत अमरता की उम्मीद कम थी। कई बार उनके लेखन में एक थके हुए सैनिक जैसा भाव आता है, जो बस अपना कर्तव्य निभा रहा है और अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, ये महसूस होता है पढ़ते हुए। लेकिन फिर कभी कभी वो ऐसी बातें भी लिखते हैं, जैसे तुम जहाज पर चढ़े, तुमने यात्रा की, तुम किनारे आ गए, बाहर निकलो। अगर दूसरी दुनिया में जाना है तो वहां भी देवता मिलेंगे। इससे लगता है कि शायद वो भी कभी कभी अनिश्चितता महसूस करते थे, या शायद एक उम्मीद रखते थे। मेडिटेशंस के पहले अध्याय में वो उन लोगों को श्रेय देते हैं जिनसे उन्होंने सीखा। ये बहुत दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, ये बहुत खास बात है। वो अपने दादा को विनम्रता के लिए, अपने पालक पिता को मेहनत और सादगी के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने शिक्षक रस्टिकस को भी? हाँ, रस्टिकस को आत्मसुधार की जरूरत महसूस कराने, और एपिक्टेटस, जो एक और महान स्टोइक दार्शनिक थे, उनकी शिक्षाओं से परिचित कराने के लिए। सेवेरस, क्लॉडियस मैक्सिमस, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। बिल्कुल। अपने भाई सेवरस से सीखते हैं कि एक न्यायपूर्ण राज्य कैसा होना चाहिए और दोस्तों पर कैसे भरोसा करना चाहिए। क्लॉडियस मैक्सिमस से आत्मनियंत्रण सीखते हैं। ये उनकी विनम्रता दिखाता है। और वो देवताओं को भी धन्यवाद देते हैं। हाँ, और वो देवताओं को भी धन्यवाद देते हैं, अच्छे पूर्वजों और शिक्षकों के लिए, गंभीर गलतियां करने से बचने के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, जिन्हें वो वफादार और स्नेही मानते थे, और यहाँ तक कि सपनों में मिले मार्गदर्शन के लिए भी। ये सब उनके चरित्र की गहराई दिखाता है, वाकई। जी। मेडिटेशंस में बहुत सी व्यवहारिक सलाह भी भरी पड़ी है। जैसे वो सुबह उठने वाली बात है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। सुबह उठते ही खुद को याद दिलाना, आज मेरा सामना दखल देने वाले, एहसान फरामोश, अहंकारी, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और असामाजिक लोगों से होगा। सुनने में थोड़ा निराशावादी लगता है शुरू में, लेकिन आगे वो कहते हैं, लेकिन ये सब इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वो सही और गलत के बीच का फर्क नहीं जानते। मुझे जो अच्छे और बुरे की प्रकृति को समझता है, उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है असली बात। हम सब एक ही ब्रह्मांडीय तर्क का हिस्सा है, एक साथ काम करने के लिए बने हैं, जैसे हाथ, पैर, पलकें या दांतों की कतारें। और जीवन की क्षणभंगुरता पर उनका लगातार जोर देना। हाँ, ये एक मुख्य थीम है। याद रखो, तुम्हारा जीवन कितना छोटा है, सब कुछ बस एक राय है, हर चीज पल भर में बदल जाएगी, कुछ भी स्थायी नहीं, शोहरत तो बस हवा है। उनका कहना था कि बाहरी चीजों को अपनी आत्मा को छूने ना दे। बिल्कुल, क्योंकि सारी परेशानी हमारी अपनी सोच और राय से पैदा होती है। यहाँ तक कि वो प्रकृति की साधारण चीजों में भी एक अजीब सी सुंदरता देखने की बात करते हैं। जैसे पककर फट रही रोटी की दरारें, या पेड़ पर पककर झूलते अंजीर, या शेर के माथे की सिलवटें। इन सब में भी उन्हें ब्रह्मांड का नियम और सौंदर्य नजर आता था। वाह। अच्छा, स्रोतों में मार्कस के अपने शिक्षक फ्रोंटो के साथ हुए पत्र व्यवहार का भी जिक्र है। उससे हमें उनके बारे में क्या पता चलता है? हाँ, ये पत्र मार्कस के स्टोइक सम्राट वाली छवि को एक मानवीय पहलू देते हैं। फ्रोंटो उनके लैटिन भाषा और भाषण कला के शिक्षक थे, और उनके बीच बहुत गहरा स्नेह था। अच्छा। इन पत्रों में हम एक युवा मार्कस को देखते हैं, जो पढ़ाई को लेकर गंभीर है, लेकिन साथ ही शिकार पर जाने या अंगूर तोड़ने जैसी रोजमर्रा की बातें भी साझा करता है। तो मतलब वो थोड़े अलग मार्कस है मेडिटेशंस वाले मार्कस से? अलग नहीं कह सकते हैं, कि ये उनका एक और पहलू दिखाते हैं। वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखते हैं, फ्रोंटो के पोते की मृत्यु पर गहरा दुख जताते हैं,
एक पत्र में वो लिखते हैं कि जब उनके बच्चे ठीक होते हैं तो उन्हें वसंत जैसा महसूस होता है। ओह, ये तो बहुत मार्मिक है। हाँ, ये मार्मिकता मेडिटेशंस के कठोर आत्मानुशासन से थोड़ी अलग लगती है, पर यह दिखाती है कि वो भावनाओं को महसूस करते थे। तो ये पत्र दिखाते हैं कि स्टोइक दर्शन अपनाने के बावजूद वो भावनाओं से परे नहीं थे, बल्कि उन्हें समझना और संभालना सीख रहे थे। बिल्कुल, ये पत्र हमें याद दिलाते हैं कि मेडिटेशंस लिखने वाला एक जीता जागता इंसान था, जिसमें प्यार, चिंता और दुख जैसी भावनाएं थी। फ्रॉन्टो खुद मार्कस की ईमानदारी और खुलकर बात करने के लिए उनकी तारीफ करते थे। ये दिखाता है कि दर्शन उनके लिए कोई मुखौटा नहीं था, बल्कि जीवन की जटिलताओं से जूझने का एक वास्तविक प्रयास था। तो इन सारी बातों को समेटते हुए हमने मार्कस ऑरेलियस को एक ऐसे शासक के रूप में देखा जो बाहरी दुनिया के युद्धों और भीतरी शांति की तलाश के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। मेडिटेशंस हमें उस दौर के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक के मन की निजी खिड़की से झांकने का मौका देती है। एक अनूठा मौका। सबक किसी भी दौर के इंसान के लिए कीमती है। हाँ, लगता नहीं कि ये बातें कभी पुरानी होंगी। बिल्कुल। स्टोइकवाद हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक हथियार देता है, चाहे वो 2000 साल पहले का रोम हो या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी। इन स्रोतों पर विचार करने के बाद एक सवाल मन में उठता है, जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। जी। मार्कस ऑरेलियस की तरह अगर हम भी अपनी नश्वरता और चीज़ों के क्षणभंगुर होने पर, कि हम सब एक दिन चले जाएंगे, नाम और शोहरत वक्त के साथ धुंधले पड़ जाएंगे, अगर हम इस पर नियमित रूप से विचार करें, तो क्या इससे हमारी रोजमर्रा की चिंताएं, हमारी प्राथमिकताएं और हमारी प्रतिक्रियाएं बदल सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद यही मेडिटेशंस का एक बड़ा सबक है।